हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी बताओ हम करेंगे का 89वां भाग। अब आगे का प्लान क्या है? आदित्य ने पूछा। मुझे ईशानी और जिंदगी का पता लगाना है, पर मुझे उसमें तुम सबकी मदद चाहिए। रणविजय ने आदित्य, शिवम और रणधीर जी की तरफ देखते हुए कहा। पर हम उन लोगों का पता कैसे लगा पाएंगे, जबकि पिछले 12 साल से हम उन लोगों को खोज रहे हैं और उन लोगों की भनक भी हमें नहीं मिल पाई? आदित्य ने पूछा। क्योंकि पिछले 12 साल से हम दुनिया के हर कोने में ढूंढ रहे हैं, पर हम वहां नहीं ढूंढ रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए। रणविजय ने कहा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें उन लोगों का एड्रेस पता है? रणधीर जी ने पूछा। लगभग। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है। आपने वह कहावत तो सुनी होगी ना डैड, चिराग तले अंधेरा। ईशानी ने जरूर इसी अंधेरे का फायदा उठाया है, या फिर मलिक ने इसी अंधेरे का फायदा उठाकर ईशानी को वहां रखा है। बस हमें उस चिराग को ढूंढना है जिसके नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा है। रणविजय ने कहा। देख, अब उस स्कॉलर की तरह गोल गोल जिलेबी मत घुमा, माना कि स्कॉलर के साथ रहते रहते तेरा दिमाग बड़ा तेज हो गया है, पर मैं अभी वही एवरेज स्टूडेंट हूँ। रणविजय की बातें आदित्य को समझ में नहीं आ रही थी। वही रणधीर जी मुस्कुरा दिए। इसका कहने का यह मतलब है कि रणविजय ने उस रात जिन दो लोगों को हल्के धुंधले में देखा था, रणविजय उन्हीं दो गद्दारों को ढूंढना चाह रहा है और उन्हीं के पास ईशानी और शिवी का पता होगा। रणधीर जी ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। जिंदगी का नहीं, सिर्फ ईशानी का, क्योंकि ईशानी ने नदी में कूदने से पहले ही जिंदगी को सुरक्षित हाथों में छोड़ दिया था। मुझे बस अब वहां से यह पता लगाना है कि मेरी जिंदगी वहां पर है या नहीं, और यह काम शिवम तुम करोगे। रणविजय ने कहा। क्या ईशानी आंटी ने जो आपको पता बताया था आपको याद है? शिवम ने पूछा। पूरी तरह से तो मुझे पता याद नहीं आ रहा, पर जहां तक मुझे याद है उसने लखनऊ का नाम लिया था। शायद वह लखनऊ जाने वाली थी और लखनऊ में ईशानी के भाई कृष्णा रहते थे। अब पता नहीं वह वहां है या नहीं, या फिर उनका परिवार कहाँ है, वहां पर जिंदगी है कि नहीं। तुम्हें वहां जाकर चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी है, और जैसे ही तुम्हें जिंदगी का पता चलता है तुम सीधे हमें इन्फॉर्म करोगे। अगर तुम्हें कोई संदिग्ध आदमी दिख भी जाता है तो भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना। रणविजय ने शिवम को बताया। पर चाचू, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? और आपको पूरा यकीन है कि मुझसे काम हो जाएगा? शिवम ने रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। जो लड़का अपने दोस्त की गुड़िया को 12 साल से संभाल कर रख सकता है, वो मुझसे पूछ रहा है कि वह अपनी दोस्त को कैसे पहचानेगा? रणविजय ने गहरी नजरों से शिवम की तरफ देखते हुए कहा। शिवम ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीची कर ली। बहनों का तो पता चल जाता है कि वो खून पीने वाली चुड़ैल होंगी, पर दोस्त का पता कैसे चलेगा? इसका कोई थर्मामीटर है तुम्हारे पास? आदित्य ने शिवम की हालत के मजे लेते हुए पूछा। रणधीर जी को काफी हद तक कुछ बातें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदित्य और रणविजय को हल्की डांट लगाई। आदित्य, रणविजय, बच्चे को परेशान मत करो और चलो, मैं नव्या से बताता हूँ। इन दोनों ने ही बहनों के खिलाफ शिवम के मन में डर भरा है, और खुद सामने खड़े होकर उससे ये कहूंगा कि जितना मन करें खून पी लो, आज कोई नहीं रोकने वाला भी नहीं आएगा। तब पता चल जाएगा तुम्हें कि दोस्त का पता कैसे चलता है। दोस्त मीठी सी और प्यारी सी होती है, बहनों की तरफ खून पीने वाली चुड़ैल नहीं, शिवम ने कहा। और अब ये बात मैं नव्या बुआ को बताने वाला हूँ। दादू, आप मेरी साइड है ना? शिवम ने रणधीर जी से पूछा। बिल्कुल बच्चा, फिर से हमें हमारी छोटी सी दोस्त मिल जाए, इससे अधिक हमें क्या चाहिए?
शिवी को याद करके रणधीर जी की आंखें नम थी। आदित्य की शादी में शिवम और शिवी दोनों उनके साथ ही खेलते थे और उसी समय रणधीर जी और अधिराज जी की शिवम और शिवी के साथ पक्की वाली फ्रेंडशिप हुई थी। ठीक है, आप मुझे पता बताए और मुझे कब निकलना होगा, ये भी बता दीजिए। शिवम ने कहा, तुम अभी निकलोगे और अपना लुक चेंज करके निकलोगे, और इस बात का भी ध्यान रखोगे कि तुम्हें अमेरिका से निकलते वक्त कोई देख ना सके। सबकी नज़रों में तुम यहाँ पर ही हो। आशुतोष भाई और भाभी को भी तुम्हारी इंडिया में होने का पता नहीं चलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? रणविजय ने कहा, समझ गया। जब तक उन दो गद्दारों का नाम सामने नहीं आ जाता मेरे इंडिया में होने का पता किसी को नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए और आगे। शिवम ने पूछा, ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी पर शक है, पर जो कोई भी हो वह अपना आदमी है, इसलिए झटका जबरदस्त लगने वाला है और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। रणविजय ने रणधीर जी की तरफ देखते हुए कहा, झटका हमें नहीं लगने वाला है, झटका उसे लगेगा जिसने ये झटका दिया है। रणधीर जी से पहले शिवम ने कहा। शिवम की बात सुनकर आदित्य, रणधीर जी और रणविजय मुस्कुरा दिए। मेरा मन तुम्हें इससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का था। जिंदगी को ढूंढने काम हम लोग भी कर सकते थे, पर हम बिजनेस जगत का इतना जाना पहचाना और देखा हुआ चेहरा है कि कोई भी हमें पहचान सकता है, और ऐसे में अगर हमारे दुश्मनों को इस बात की हल्की सी भी भनक लग गई तो जिंदगी की जान खतरे में पड़ सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम करूंगा। तुम वहां पर अकेले नहीं रहोगे और इस बार मेरी सिक्योरिटी किसी भी कीमत पर फेल नहीं होगी। मुझे तुम जिंदगी से कम प्यारे नहीं हो। रणविजय ने कहा, चाचू माना कि मैं डैड का बेटा हूँ, पर उनके जैसा नहीं हूँ। मुझे आपके जैसे बनना है। शिवम ने कहा, बिल्कुल। वैसे भी अनन्या भाभी हमें इसी बात का ताना देती थी कि तुम हमारे साथ रहते रहते हमारे जैसे नालायक निकल रहे हो। रणविजय ने हंसते हुए कहा, तुम लखनऊ के लिए निकल जाओ, मैं सारी व्यवस्था करवा देता हूँ। बाकी तुमको मैनेज करना पड़ेगा। कार्ड का यूज मत करना, मैं तुम्हें नकद पैसे दूंगा। रणविजय ने कहा, और अब हमारा बिजनेस प्लान। उसमें से एक औरत थी और एक आदमी। मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन थी। वो मॉम भी हो सकती हैं या फिर मानसी भी, या फिर कोई और जो हमारी ऑफिस की हो या घर की। अवस्थी, आहूजा, भास्कर किसी के भी परिवार से संबंधित हो सकती है और उन लोगों की अब भी मदद कर रही हैं। क्योंकि आवाज़ मुझे बहुत सुनी सुनी लग रही थी, पर अभी भी मैं उस आवाज़ को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पर मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि वो अभी भी मालिक मदद कर रही है, क्योंकि दवाइयों की फेरबदल इतनी आसानी से नहीं हो सकता। डॉक्टर रस्तोगी को धमकाना कोई छोटी बात नहीं है, और उसमें भी जब रस्तोगी मेरा इलाज कर रहा हो। पर जो भी हो, हमें उस औरत को भी ढूंढना होगा और उस आदमी को भी। रणविजय ने आगे कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अभी भी मलिक ही है सब करवा रहा होगा? मलिक को तो खुद मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी और पूरा मलिक ग्रुप को ही बर्बाद करके रोड पर छोड़ दिया था। रणधीर जी ने कहा, आपने मलिक को गोली मारी थी? ईशांत मलिक और निशांत मलिक को नहीं डैड। शायद आपको पता नहीं, पर मानसी अवस्थी ने निशांत मलिक से शादी की है। मैंने इंडिया में अपने आदमियों से पता लगाया है। जिस दिन आपने मेरी और ईशानी के डाइवोर्स के केस वापस लिए थे, उसी दिन निशांत मलिक की शादी मानसी के साथ रजिस्टर्ड हुई है। ये देखिए कॉपी। रणविजय ने अपना लैपटॉप आगे करते हुए बताया। काफी देर से वह इन्हीं लोगों के पते ठिकाने ढूंढ रहा था और अभी तुरंत उसके पास इंडिया से उसके इन्फॉर्मर का एक मेल आया था, जिसमें उसने मलिक के गोली मारे जाने की और ईशांत मलिक और निशांत मलिक के वहां से अंडरग्राउंड होने की पूरी रिपोर्ट दी थी। इसके साथ ही मलिक के कुछ कानूनी और कुछ गैरकानूनी पते ठिकाने भी थे। लास्ट टाइम में निशांत मलिक
हिमाचल और श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में देखा गया है। वो वहाँ पर बेकरी का बिजनेस चलाता है और साथ में कंस्ट्रक्शन का भी। जैसा कि मैंने पता लगाया है कि उस क्षेत्र में मलिक ब्रदर्स की अंडरग्राउंड पकड़ बहुत मजबूत है। ईशांत मलिक हथियारों की अवैध स्मगलिंग में भी शामिल है। मैंने अपने कुछ आदमी वहां छोड़ दिए हैं। कोई भी पता मिलते ही वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। दुश्मन पर वार करने से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हमारी रॉयल्स राजपूताने में छुपे हुए गद्दारों की। इस समय फिलहाल उन लोगों की गतिविधियां भले ही कम हो गई हो, लेकिन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिजनेस की इंडिया से जो रिपोर्ट आ रही है उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से अभी भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। हमें सबसे पहले अपने नाव में छुपे हुए इस चूहे को ढूंढना है या फिर छेद को बंद करके बिल में पानी ही भर देना है, जिससे कि परेशान होकर चूहे खुद ब खुद बिल से बाहर निकल आए। रणविजय ने कहा, ये चूहे ढूंढने से नहीं मिलने वाले, क्योंकि ढूंढते ढूंढते तो हम परेशान गए हैं। पता नहीं किस बिल में जाकर बैठे हैं। अब दूसरा उपाय है चूहे के बिल में पानी भरने का। तो तुमने उन जगहों को भी मार्क किया होगा जहां पर इनके होने की संभावना है। तो फिर वह जगह बताओ और यह काम कैसे करना है, ये बता दो। रणधीर जी ने कहा, हमें उनकी चाल उन्हीं पर चलनी होगी। अगर उन्होंने ईशानी को कहीं छुपा रखा है तो निश्चित प्रॉपर्टी के मकसद से ही छुपा रखा होगा। बस हमें इसी का फायदा उठाना है। आप अभी इंडिया निकल जाइए और जैसा मैं बता रहा हूँ आप ऐसा ही कीजिए। मैं कल दोपहर तक आदित्य के साथ यहाँ से इंडिया से निकलूंगा। तब तक मैं बाकी के सारे काम निपटा लेता हूँ। रणविजय अपना प्लान बताया। तो तू इंडिया वापस जा रहा है? आदित्य ने कहा, बिल्कुल जा रहा हूँ। आखिर मैंने मॉम से शादी के लिए कहा है। उन्होंने मेरी शादी की जबरदस्त तैयारी करी होगी। मानसी की तरह कोई ना कोई फ्रॉड ढूंढ कर भी रखी होगी। तो फिर शादी करनी बनती है ना? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आप शादी कर रहे हैं? शिवम ने आंखें फाड़े हुए रणविजय की तरफ देखा। आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुल गया था। मुंह बंद कर लो, इतनी जल्दी शादी की मिठाई नहीं मिलने वाली। आदित्य उसका मुंह बंद करते हुए कहा, सारी प्रॉपर्टी रणविजय की वाइफ के नाम से है और उसकी बेटी के नाम से। तो फिर रणविजय की शादी की खबर निश्चित रूप से उन लोगों में हलचल मचा देगी। आदित्य ने कहा, और वैसे भी 5 साल से अधिक समय तक कोई लापता होता है तो कानूनी उसे मुर्दा मान लिया जाता है। यहाँ तो जिंदगी और ईशानी की मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज किए हुए 12 साल का समय हो गया। ऐसे में सारी प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। ऐसे में अगर ईशानी अकेली कहीं होगी तो वह जिंदगी के हक के लिए सामने आएगी, लेकिन अगर ईशानी या जिंदगी उन लोगों के कब्जे में होगी तो फिर वह मुझे ब्लैकमेल करेंगे। किसी न किसी तरह से उन लोगों के जिंदा होने की खबर मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मलिक का पूरा फोकस फोटोग्राफ्स, मेडिकल रिपोर्ट और पेन ड्राइव पर होता है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो घटनाओं को अपने नज़रिए से मोड़ देता है। इस बार हम इन्हें रखने वालों पर कड़ी नज़र रखेंगे और सतर्क रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर हमें अपना अंतिम कार्ड खेलना होगा। मैं अपनी पहली शादी को भी अवैध घोषित कर सकता हूं और फिलहाल में पूरे वर्ल्ड में मेरे इस फैसले पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, रणविजय ने बताया। और जो उंगली उठाने आएगा उसे सामने से आना पड़ेगा। ऐसे में चूहों किसी का को पहचानना आसान हो जाएगा। रणधीर जी ने कहा, और अगर मैं ईशानी का चैप्टर क्लोज करके सीधे ही अपनी शादी अनाउंस कर देता हूं तो? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो बारात के पटाखों के धमाके उनके कानों में होने लगेंगे।
नागिन डांस करते हुए उन लोगों को सामने आना ही पड़ेगा। शिवम हंसते हुए बोला, पर पहला धमाका इस बार हम करेंगे। 10 साल के बाद वापस मैं अपने देश जाऊंगा तो धमाका भी जबरदस्त होना चाहिए। रणविजय ने कहा, बिल्कुल इतना जबरदस्त होगा कि उन लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे। बस मैं जाकर इसका इंतजाम करता हूँ। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है। रणधीर जी हंसते हुए उठकर खड़े हुए। आखिर क्या प्लान था इन लोगों का? और बीच में रहते रहते रणविजय क्यों रुक गया था? आखिर उसने शांत मलिक के साथ क्या सौदा किया था? क्या केवल आशुतोष ही मानसी को प्रोटेक्शन देने का कारण था, या फिर रणविजय की सबसे कीमती चीज भी ईशांत मलिक के पास थी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।